स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही कहा था कि पदार्थों की सांद्रता अगर बढ़ाई जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, अगर आपने क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ा दी, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाई तो अगर अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा, और अगर आपने उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई तो प्रतीप अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा। सेकंड है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन देखिए, अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो क्रियाफल अधिक बनेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर दाब कम करते हैं तो क्रियाफल कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है अक्रिय गैस का योग का प्रभाव। देखिए, अगर मान लीजिए हम क्रिया कारक या उत्पाद में कोई अक्रिय गैस मिला देते हैं, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है अक्रिय गैस, इसका मतलब ये हुआ क्रिया नहीं करने वाली गैस। तो क्रिया नहीं करने वाली गैस अगर मिक्स करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो सांद्रता पे या कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं उस पर, ठीक है कि नहीं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो क्रिया ही नहीं करती है, तो अभिक्रिया के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप परिवर्तन का प्रभाव देखिए, तापमान बढ़ाते हैं अगर, वैसे तो देखो अगर नॉर्मल चीज़ अपन बोलें कि तापमान जब बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है कि नहीं, तो अणुओं की जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अभिक्रिया तेजी से होगी, तेजी से होगी तो उत्पाद जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त होगी, ठीक है कि नहीं। और अगर हम वैसे बात करें ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के संदर्भ में, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अगर ताप कम कर दिया जाए तो उत्पाद ज़्यादा प्राप्त होगा। उत्प्रेरक, पांचवा पॉइंट है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक आपको पता ही है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। अगर हम धनात्मक उत्प्रेरक काम में लेंगे तो अभिक्रिया जल्दी प्राप्त होगी और साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगा। विलयन में आयनिक साम्य अवस्था। विलयन में आयनिक साम्य अवस्था का मतलब है साम्य में आयंस भाग लें। जैसे कि यहाँ पे देखो क्रिया कारक ये भी क्या है, आयंस हैं, और यहाँ पे ये उत्पाद ये भी क्या है, आयंस है। तो क्रिया कारक भी आयंस हैं और उत्पाद भी आयंस हैं, और दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है, अर्थात दोनों इक्विलिब्रियम में, तो ये विलयन में आयनिक साम्य अवस्था हो गई, ठीक है। आरएनएस का विद्युत अपघटन का सिद्धांत क्या है? 1887 में ये सिद्धांत दिया गया था आरएनएस के द्वारा। इन्होंने कहा कि विद्युत अपघट्य है कोई पदार्थ, मान लीजिए जल के अंदर घोलें तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। आयन देता है वो धनायन और ऋणायन। इन्होंने कहा कि धनायन जो है कैथोड की तरफ गमन करता है विलयन में, और ऋणायन जो है एनोड की तरफ गमन करता है। धनायन और ऋणायन दोनों अगर बराबर हैं तो वो विलयन क्या होगा, विद्युत उदासीन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ HCl, ठीक है कि नहीं, ये आयनों में टूटेगा तो H+ और Cl- बनाएगा। तो एक धनायन है और एक ही ऋणायन है, इसका मतलब इसमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या है, बराबर है, तो ये उदासीन होगा विलयन। लेकिन आप इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें देखो धनायन कितना है, 2 है, 2Na, SO4 - 2 कितना है, 1 है, तो ऋणायन तो 1 है इसमें, धनायन इसमें 2 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो उदासीन नहीं होगा विलयन। विद्युत अपघट्य की जो आयनित मात्रा होती है, जो आयनन की मात्रा होती है, आयनों की जो मात्रा होती है इसको आयनन की मात्रा कहते हैं, इसको अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र, ये सूत्र जो है ये सही कर लेना आप, ये सूत्र ये होगा इसका, अल्फा इजिकल टू आयनन से पहले अणुओं की संख्या, आयनन से पहले अणुओं की संख्या बटे आयनन के बाद आयंस की संख्या। समझ गए? ऐसे कर लेना इसको, यानी आयनन टूटने से पहले अणुओं की संख्या कितनी थी और टूटने के बाद
आयनों की संख्या कितनी है, अपोन नीचे आएगा। इसका मान हमेशा 1 से कम होता है। अब आता है अम्ल, क्षार, लवण। ये तो आप जानते ही हो, पिछली क्लासों में भी आपने इनके बारे में पढ़ा है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस पत्थर को जो लाल कर देते हैं और कुछ धातुओं के साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, अम्ल इसके उदाहरण है ये। क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को ये नीला कर देते हैं, ये उदाहरण है इसके कुछ। लवण आप जानते हो कि अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण बनता है। तब यहाँ देखिए अम्ल तथा क्षार की आरएनएस धारणा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं आरएनएस के अकॉर्डिंग, और जो OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं आरएनएस के अकॉर्डिंग, जलीय विलयन के अंदर। ठीक है कि नहीं। अब H+ का आकार, जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है कि नहीं। तो छोटा आकार होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, जल के अणु के साथ जुड़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन का आयन जल के अणु के साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम। अब यहाँ पे कुछ प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। ये दुर्बल अम्ल हैं, ये प्रबल क्षार हैं, ये दुर्बल क्षार हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इससे मतलब ये है कि जो अपने पूरे समस्त आयनों का त्याग कर देते हैं वो प्रबल कहलाते हैं। जो समस्त आयनों का त्याग नहीं करते वो दुर्बल कहलाते हैं। अम्लता, H+ आयनों की संख्या। अम्लता और क्षारकता, देखो क्षारकता है पहला, H+ आयनों की संख्या क्षारकता कहलाती है। ठीक है कि नहीं। जैसे ये है H2SO4। अब कोई पूछे कि इसकी क्षारकता कितनी है, तो ये कितने H+ देगा, ये 2 H+ देगा, 2 H+ देगा। इसका मतलब ये इसकी क्षारकता हो गई 2। ठीक है कि नहीं। परंतु कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये है, ये अपवाद है। जैसे इसके पास कितना है, H3PO3 आएगा, या PO3 करना यहाँ पे ना। तो अब यहाँ पे ये 3 है, तो 3 आयन नहीं देता है, ये केवल एक ही H+ देता है। ठीक है कि नहीं, एक ही देगा, इसलिए इसकी क्षारकता 1 होगी। यहाँ पे अम्लता देखो, OH- आयनों की त्यागी गई संख्या, अम्लता, OH- आयनों की संख्या अम्लता कहलाती है। जैसे NaOH, तो ये एक ही OH आयन देगा, तो इसकी 1 अम्लता हो गई। जैसे ये है MgOH का होल ट्वाइस, ये 2 OH देगा, इसकी 2 हो गई। क्लियर, अम्लता। आरएनएस संकल्पना की भी सीमाएं हैं। यह केवल जलीय विलयनों में व्याख्या करता है। ये इनके बारे में नहीं बताता है किस प्रकार से क्षारीय हैं, ये इनके बारे में नहीं बताता है किस प्रकार से अम्लीय हैं। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा। J.N. ब्रॉन्स्टेड और T.M. लोरी ने यह अवधारणा दी थी। इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा, जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो अम्ल होगा। और यहाँ पे प्रोटॉन से मतलब है H+ आयन से, क्योंकि इस H+ आयन का मतलब भी क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, वो चला गया। अब बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन ही तो बचा इसमें, तो इसको प्रोटॉन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रोटॉन ग्रहण करते हैं तो उन्हें क्षार, प्रोटॉन त्यागते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और यहाँ देखो बताया इसने, ये HCl है। अभी HCl ने अब प्रोटॉन का त्याग किया और इसको दिया तो खुद क्या बन गया, Cl-, क्षार बन गया। तो ये प्रोटॉन का त्याग कर रहा है कौन, HCl, तो ये अम्ल है। ग्रहण कौन कर रहा है, H2O, तो ये क्या है, क्षार है। ये क्षार ग्रहण करके अम्ल बन गया और ये अम्ल ग्रहण करके क्षार बन गया। इनकी सामर्थ्य बता सकते हैं अपन। अम्ल की सामर्थ्य है समानुपाती H+ आयन के, अम्ल की सामर्थ्य है व्युत्क्रमानुपाती pH के, ऑक्सीकरण अंक के समानुपाती होता है। ऑक्सीकरण अंक जितना ज़्यादा होगा वो अम्ल उतना ही सामर्थ्य होगा। ठीक है कि नहीं। ऐसे ये क्षार का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है ना, ये इसको सही कर लेना, ये समानुपाती आएगा, यहाँ पे समानुपाती pH आएगा, केवल समानुपाती pH कर लेना इसको। इस जगह पे आपको लिखना है केवल pH, ठीक है कि नहीं। ये 1 अपॉन हटा देना, मतलब अपॉन में नहीं लिखना, ये समानुपाती होता है।
अब ब्रोंस्टेल लोरी के अकॉर्डिंग अपन इनको सबस्टेंस जो भी पदार्थ है उनको 4 भागों में बांट सकते हैं, प्रोटोजेनिक, प्रोटॉन देने वाले, और ये सब प्रोटॉन देने वाले जातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, आयंस हैं, कुछ भी बोल दीजिए। और ये ना प्रोटॉन स्नेही है, यानी प्रोटॉन ग्रहण करने वाले, ये सब प्रोटॉन ग्रहण करने वाले हैं। और ये उभय प्रोटिक हैं, जो देते भी हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसने दिया तो ये बना, लिया तो ये बना, इसने दिया तो ये बना, लिया तो ये बना, दिया तो ये बना, लिया तो ये बना, तो दोनों हैं ये उभय प्रोटिक। और तीसरा है अप्रोटिक, यानी ये ना तो देते हैं और ना ही ये ग्रहण करते हैं। अब ब्रोंस्टेल लोरी इस संकल्पना से अम्ल क्षारों की अपेक्षित सामर्थ्य की व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये अजलीय विलयनों में भी व्याख्या करता है, जैसे कि आर्हेनियस तो केवल जलीय विलयनों में ही करता था, ये अजलीय विलयनों में भी व्याख्या कर सकता है अम्ल क्षार की। इसके अलावा यह जल अपघटित होने वाले लवण के विलयन की अम्लीय और क्षारकता की व्याख्या भी कर सकता है, परंतु इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं भी यही हैं कि जो अप्रोटिक है ना, अप्रोटिक पदार्थ वो कैसे अम्लीय और क्षारीय है, ये कैसे पता चले, इसकी व्याख्या नहीं करता है ये। अप्रोटिक विलायक है जैसे, ये इनकी व्याख्या नहीं कर पाता है। फिर आया आपका लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा, इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें लुईस क्षार कहते हैं, जो ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। अब हम जानते हैं जो धनायन है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो ग्रहण कर सकता है, तो वो लुईस अम्ल कहलाएगा। जो ऋणायन है उस पर मतलब ऋणायन है, ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो दे सकता है, तो वो लुईस क्षार होगा। अपूर्ण अष्टक, यानी जिनका अष्टक पूर्ण नहीं है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अगर पूरा नहीं है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल हो जाएगा। खाली डी कक्षक, जिसके पास खाली डी कक्षक है, यानी उसके पास रिक्त स्थान है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करेगा तो उसके पास वो क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल हो जाएगा। एकांकी इलेक्ट्रॉन रखने वाले युग्म, अब जिनके पास लोन पेयर उपस्थित है वो लुईस क्षार होंगे, क्योंकि उनके पास लोन पेयर है, यानी वो डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इसकी H2O की, तो ये HOH, इस पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ठीक है कि नहीं, तो ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए ये लुईस क्षार हो जाएगा। इसके अलावा जो संक्रमण धातु हैं डी ब्लॉक की, ये सब क्या होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। लुईस सिद्धांत के लाभ क्या है, यह अप्रोटिक अम्ल क्षार की व्याख्या करता है। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की परमाणु विलायक निर्भर नहीं करते हैं। इस व्याख्या से, इस सिद्धांत से हमें ये पता चला कि किसी भी पदार्थ की अम्लीयता, किसी भी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति जो है वो किसी परमाणु या फिर विलयन पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है कि नहीं। परंतु वही बात है, इसमें भी कुछ सीमाएं हैं कि ये अम्ल क्षारों की आपेक्षिक सामर्थ्य का निर्धारण नहीं करता, कैसे क्रिया होती है। इस अम्ल क्षार, लुईस अम्ल क्षार की क्रिया धीमी है। ये जो विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एस्टरीकरण हुआ, जल अपघटन हुआ, विद्युत अपघटन, इसकी व्याख्या संभव नहीं है। और इस सिद्धांत के अनुसार ये तीनों चीज़ें HCl, H2SO4 और HNO3 अम्ल नहीं हैं, लेकिन वैसे हम जानते हैं ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये प्रोटोजेनिक अम्ल है ब्रोंस्टेल लोरी के अकॉर्डिंग। चलो अब आपका आता है जल का आयनिक गुणनफल। तो 1 लीटर जल का भार होता है 997, जल का आणविक भार हो जाएगा 18, क्योंकि हम जानते हैं जल ये है, ठीक है कि नहीं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस ये हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हुआ 18। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो गया जल का 18, और 1 लीटर जल का भार कितना होता है 997 ग्राम। तो इसकी जल की मोलर जो सांद्रता निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, 1 लीटर पानी का भार बटे पानी का आणविक भार, अर्थात 997 बटे 18, तो कितना आ गया 55.38 मोल प्रति लीटर। अब जल जब आयनों में टूटता नहीं है, वैसे तो देखो है कि नहीं, 55 करोड़ 40 लाख में से केवल 1 मोल टूटेगा, तो टूटेगा तो वो ऐसे टूटेगा H+ और OH- में। द्रव्य अनुपाती नियम हम जानते हैं उत्पाद बटे क्रियाकारक होता है, तो हमने लिख दिया द्रव्य अनुपाती नियम से उत्पाद बटे क्रियाकारक। चूंकि जल स्थिर है इसलिए यहाँ पे ले लिया इसको, K बराबर H+ OH-, और ये जो H2O है इसको हम लिख सकते हैं KW। तो KW बराबर क्या हो जाएगा H+ और OH-, और H+ और OH-, ठीक है कि नहीं।
अब ये कह रहा है कि H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता का किसी निश्चित ताप पर गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। ये जल का आयनिक गुणनफल देखो ये लिख दिया। चलिए नेक्स्ट, विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल है किसी निश्चित ताप पर किसी भी पदार्थ का विलेयता गुणनफल जो होता है उसके संतृप्त विलयन में उपस्थित आयंस की सांद्रता के गुणनफल को ही विलेयता गुणनफल कहते हैं। जो भी संतृप्त विलयन है किसी पदार्थ का, उस संतृप्त विलयन के अंदर जो आयंस की सांद्रता है उसे ही हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो द्रव्यानुपाती नियम से इस अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, उत्पाद बटे क्रियाकारक। तो उत्पाद ये हो गए आयंस Ag प्लस Cl माइनस और ये क्रियाकारक हो गया। ठीक है कि नहीं। तो विलयन संतृप्त है, अतः AgCl की सांद्रता क्या है, निश्चित है, कांस्टेंट है। तो फिर ये लिख देंगे अपन कुछ इस तरीके से, जैसे अभी जल का लिखा था KAgCl बराबर Hg प्लस Cl माइनस। ठीक है कि नहीं। तो ये जो विलेयता गुणनफल है इसको हम KSP से प्रदर्शित करते हैं। अगर KSP का मान इसके बराबर आता है आयनों के सांद्रता के, तो विलयन संतृप्त है। अगर KSP का मान ज़्यादा आता है सांद्रता से, आयनों की सांद्रता से, तो असंतृप्त है, और कम आता है तो अति संतृप्त है। दोनों में संबंध क्या है विलेयता और विलेयता गुणनफल में, तो अलग अलग पदार्थों के लिए अपन निकाल सकते हैं। प्रारंभ में ये 1 मोल है तो उत्पाद 0 मोल होगा क्योंकि उत्पाद बना ही नहीं है। अब ये आयनों में टूटा AgCl तो आयंस बने S, माना S आयनों में टूटा ये, तो इधर कितना बचेगा 1 माइनस S बचेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा, वैल्यूज रख दी SS की, क्या हो जाएगा S² हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्युबिलिटी निकालेंगे S, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट से इसमें कर रखा है। यहाँ पे दी संयोजी है, दी संयोजी का मतलब है देखो ये भी दी संयोजी है +2 और ये भी -2 लग रहा है। ठीक है ना, मान रख देंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 संयोजी है, मतलब देखो ये भी +3 है तो ये -3 है। यहाँ पे 1 और दी संयोजी है, अर्थात एक संयोजी देखो -1 और यहाँ पे ये +2, तो 1 और दी हो गया। 1 और 3, ये देखो 1 है -1 और ये Ag+3 3 हो गया। वैल्यूज रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सेम वैसा ही जो पहले वाला स्टेप मैंने आपको बताया है। 2 और 3 इट मीन्स 1 2 होगा और 1 3 होगा। तो ये देखिए ये तो 3 है धनायन, +3 चार्ज लगा हुआ है और इस पे -2 चार्ज है, तो ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया। सेम जैसे पहले की तरह अपन ने रखा, ये 0 0 ये 1 था, फिर ये हो गया कितना, यहाँ पे 2 है ना इसलिए ये 2s, यहाँ पे 3 है तो ये 3s हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस s। अब वैल्यूज रख दो आप इस फॉर्मूले में, तो 2s², 3s², 2s² और 3s का क्यूब होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27। ठीक है ना, 27 चौक 108, तो 108 s की घात 5 आ गया। अब ये KSP है, ये s की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जो घात है ना इसकी 5, ये कहाँ चली जाएगी, सामने चली जाएगी, और वो भी कहाँ पे, बटे में, ऐसे। ठीक है कि नहीं। तो फाइनली ये आ गया इसका सोल्युबिलिटी, विलेयता आ गई इसकी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है।